मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एरोमेटिसिटी हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए, एरोमेटिसिटी में अगर हम लोग पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जनरली आप एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन CSIR नेट में देखोगे तो आप एक क्वेश्चन आ जाता है, या तो वो 2 मार्क्स में आ जाएगा या तो वो 4 मार्क्स में आ जाएगा। 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप के आते हैं, 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा अलग टाइप आते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज मेरी एकदम प्रॉपरली आप सभी लोगों को सुनाई दे रही है ना? तो आइए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पेपर एनालिसिस दिखाता हूँ, उसके बाद जो है क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, ये पेपर एनालिसिस के बारे में अगर हम लोग बात करें किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ज्यादातर देखोगे ना तो हकल रूल या आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आप लोगों से ज्यादातर पूछे गए हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड होमो एरोमेटिक कंपाउंड के क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछे गए। मतलब आपको कंपाउंड दे दिया गया, आपको पहचानना है कि उस कंपाउंड का नेचर कैसा है, या तो एसिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो हायर मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें NMR की प्रॉपर्टी पूछी गई है या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिएक्शन मैकेनिज्म के रेस्पेक्ट में पूछे गए हैं, जिनका रिलेशन एरोमेटिसिटी से ही है। एरोमेटिक कंपाउंड की रिलेटिव स्टेबिलिटी एक बार तो पूछा ये भी गया है आपसे कि मतलब कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। एक बार आपसे ये भी दे दिया गया कि ढेर सारे कंपाउंड दे दिए गए, उस पर पूछ लिया गया कि बताओ इसमें से रिलेटिवली सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी के बेस पे भी सवाल आपसे पूछा गया है। बॉन्ड ऑर्डर भी एरोमेटिक कंपाउंड में पूछे गए हैं, खास करके बेंजीन में ही बॉन्ड ऑर्डर एक बार आपसे पूछा गया है। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड या उनकी रिएक्टिविटी से रिलेटेड या उनके फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे गए हैं। तो अगर आप CSIR एग्जाम की बात करोगे तो CSIR एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 मार्क्स में आ जाते हैं, या फिर आपके क्या 4 मार्क्स में। 4 मार्क्स में जब भी क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा लार्ज क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ से क्वेश्चन अगर उठा लिया उन्होंने, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया, वो 4 मार्क्स में हो जाएगा। ये जो पूछा था ये 2 मार्क्स में ही था आपका। तो खास करके या तो कॉम्बिनेशन कर दिया, 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन करके 4 मार्क्स में पूछ दिया। बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके 2 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप सभी लोगों ने एरोमेटिसिटी पढ़ रखी हो, पढ़ तो रखा ही होगा, प्रैक्टिस भी कर रखी होगी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो भी कंटेंट अवेलेबल है उस कंटेंट को आप पढ़िए, जो भी आपके पास है। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व करते जाइए। इतना भी अगर आप करके लेके चले जाओगे तो आपका एरोमेटिसिटी के रिस्पेक्ट में इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आने वाले क्वेश्चन की आप अच्छे तरीके से मतलब उन्हें अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ अलग कंपाउंड्स होते हैं जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता है, तो अगर आपके पास कोई नोट्स होगा तो हो सकता है उसमें चीज़ें अवेलेबल हो, उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिस के लिए आप CSIR का, गेट का, इवन IIT JAM का भी हो, वो चीज़ आप सॉल्व कर ले जाओ, और आपके पास अगर असाइनमेंट हो तो वो भी आप सॉल्व कर ले जाओ। इतना एनएफ रहेगा आपकी तैयारी के लिए, ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एरोमेटिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अब अगर आपने पहले समय नहीं दिया तो अब बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नंबर क्वेश्चन नहीं आते। कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए जो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें हेल्प करेंगे। आई थिंक इतने कॉन्सेप्ट आपको पता हो। अब इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बेस्ड पे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। आप उन्हें सॉल्व करिए, उनका जवाब दीजिए। अगर आपसे नहीं बन पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा उनके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस क्वेश्चंस में आप पहचानिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, पहचानिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। आर दे रखा है तो जाहिर सी बात है कि ये MSQ टाइप क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एरोमेटिक नेचर ऑफ कंपाउंड P, Q एंड R शोन आर करेक्ट, ये आपको बताना है कौन सा करेक्ट है।
कमेंट करिएगा आप सभी लोग बढ़िया तरीके से, जितने लोग भी हैं, कि कौन सा ऑप्शंस जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। मैं आपको पोल भी क्रिएट कर देता हूँ, आप पोल में पार्टिसिपेट करिए एकदम बढ़िया से, ठीक है। ये तो बता पाना, आप सेलेक्ट करिएगा कि कौन कौन सा करेक्ट है। पता नहीं ये एमएसक्यू टाइप पोल क्रिएट होगा कि नहीं है, फ्रैक्शन पैनल नहीं, एमएसक्यू टाइप तो नहीं हो पाएगा। और आप कोई एक ही सेलेक्ट करोगे, जाने दो, आप कमेंट ही करना, आप सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप कमेंट ही करें। क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिख रहा है? मैं कुछ देर के लिए गायब हो जाता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन देख पाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग एरोमेटिक नेचर। ये 10 एनिलीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10 एनिलीन की सिंथेसिस, जो आपका पी कंपाउंड है उसकी सिंथेसिस पूछी भी गई है। अगर आप इसके थंबनेल में देखोगे ना, तो थंबनेल में मैंने लगा रखा है, जो हमारा पी कंपाउंड है उसको ही लगा रखा है। पी कंपाउंड की सिंथेसिस जो पूछी गई है वो ही लगा रखा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। जिसको कमेंट करना था वो इतने में कमेंट कर देगा, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, केवल एक आंसर सही है। अच्छा, पहली बात तो कंपाउंड क्या कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, अगर आप देखो इसके बारे में अगर बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन सब में कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 4 6 8 10। इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये नॉन प्लानर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ का भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जितने भी सिस्टम है सब में 10 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4n + 2 = 10, 4n = 8, n की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 2 आ रही है। अब अगर सिस्टम अगर आपका प्लानर होगा तो ये एरोमेटिक होगा। अगर प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा तो दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ये जितने भी हमारे हैं, अब कह क्या रहे हैं कि कंपाउंड P इज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड थ्रू होमो एरोमेटिसिटी डिस्पाइट अ नॉन कॉन्जुगेटेड ब्रिज। देखो आप लोगों ने होमो एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा होगा। होमो एरोमेटिसिटी किसके थ्रू होती है, बाईपास कॉन्जुगेशन के थ्रू। ये जितने भी कंपाउंड है इन सब कंपाउंड में एक sp3 एटम प्रेजेंट है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। ये सब बाईपास कॉन्जुगेशन शो करेंगे जितने भी हैं, ए पी क्यू आर, और सबके पास ये इनकी जो एरोमेटिसिटी होती है ना, ये होमो एरोमेटिसिटी ही होती है। तो सब में 10 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। सब इस सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं, जिनका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, और सब के सब होमो एरोमेटिक हैं। तो जो हमारा p है ना वो एकदम परफेक्टली सही है। p जो है ये होमो एरोमेटिसिटी ही शो करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कंपाउंड q इज एरोमेटिक with delocalized pi electron excluding lone pair on oxygen. Yes, ये नॉन प्लेनर है, नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। ये क्या कर रहा है, नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो ये एक्सक्लूड कर रहा है। उसके अलावा ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यू भी आपका एरोमेटिक है। आपको याद आ रहा होगा, तो हम जब 10 एनिलीन के बारे में जब पढ़ते हैं, तो 10 एनिलीन स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा ही होता है। ऐसे ही आप कुछ देखिए, 10 एनिलीन इंटरनल हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होने की वजह से स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है।
तो हम ब्रिज्ड लगा के इसको क्या कर रहे हैं, इंटरनल हाइड्रोजन जो है उससे निकाल रहे हैं, और ये जो पूरा sp3 सिस्टम लगा रहे हैं ये वो या तो रिंग के ऊपर लाई कर रहा होगा या रिंग के नीचे लाई कर रहा होगा, जैसे आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, जिसकी वजह से ये जितने भी कार्बन है रिंग के वो एक प्लेन पे प्रेजेंस रहेंगे और कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा। अब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक sp3 सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद भी एरोमेटिसिटी ये शो कर रहा है, इस वजह से ये होमो एरोमेटिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट क्या करें, कंपाउंड आर इज एरोमेटिक satisfy 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन रूल वाया लोन पेयर पार्टिसिपेशन ऑफ नाइट्रोजन। नहीं, अगर आप लोन पेयर पार्टिसिपेट करने लगेगा तो दिस इज एन 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, और जब ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा तो वैसे तो ये है नॉन प्लेनर, ठीक है, अगर ये कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो ये आपका नॉन एरोमेटिक टाइप सिस्टम हो रहा होगा, वैसे प्रॉपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं, बट ये पार्टिसिपेट नहीं करता, इसको हम एक्सक्लूड करते हैं, ये इंक्लूड आपका नहीं रहता है, तो ये बोल रहे हैं कि ये पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए एरोमेटिक है, तो ये बात पूरी गलत है। ऑल थ्री कंपाउंड आर एरोमेटिक थ्रू द मोड ऑफ एरोमेटिसिटी वेरीज। कन्वेंशनल एरोमेटिसिटी मतलब वही जो आप हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी के बारे में बात कर रहे हो, वैसी एरोमेटिसिटी ये नहीं शो करते, बल्कि आप इनको एरोमेटिक बोलते हो बट इनके पास बाईपास कॉन्जुगेशन होता है तो आप इन्हें होमो एरोमेटिक बोलते हो, तो ये भी बात सही है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें तीनों बातें सही हैं, कौन कौन सी, ए बी और डी, सी जो है वो इनकरेक्ट है। अब बताइए, आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा, डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी देखो आप आपसे पढ़ी हुई चीज के क्वेश्चंस भी नहीं बन पा रहे हैं, अभी तो हॉट सीट पे बैठने में टाइम लगने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाइए, उम्मीद है कि अगला तो आप बना ही ले जाएंगे आप, ठीक है। दिस इज 12 एन्युलिन, इसके बारे में आपको बताना है, अब 12 एन्युलिन की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको बताना है कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा 12 एन्युलिन के लिए, बता ले जाएंगे, आंसर सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग, इसमें पोल किया जा सकता है कि दिस इज नॉट एमसीक्यू, ये है आपका क्वेश्चन 2, आप लोग कमेंट करिएगा ए ई, तो 30 सेकेंड का क्वेश्चन होना चाहिए ज्यादा ज्यादा। सभी के सभी लोग, नहीं यार, इसमें भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही होंगे क्या, बताइएगा। 12 एन्युलिन, पढ़ा है 12 एन्युलिन के बारे में, टेन एनिलीन और 12 एनिलीन में क्या अंतर है, सबसे बड़ा डिफरेंस आपका क्या है। 10 एनिलीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो कम है, 12 एनिलीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। 12 एनिलीन में 12 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये 4n+2 रूल फॉलो करेगा या 4n रूल फॉलो करेगा, 4n रूल फॉलो करेगा, और अगर ये 4n रूल फॉलो करेगा तो अगर कंपाउंड आपका क्या है, प्लानर है, तब तो कुछ और शो करेगा, अगर नॉन प्लेनर है तो कुछ और शो करेगा। बताइए आप सभी लोग क्या होना चाहिए। A, it is non-aromatic due to steric hindrance from internal hydrogen.
It is planar and aromatic with 12 pi electron. It is planar but anti-aromatic due to 4 n pi electron. Option A. सही में इतनी हालत खराब है आप लोगों की सही में काफी हालत खराब है आप लोगों की। ये 12 एनिलीन है। 12 एनिलीन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। 12 एनिलीन के बारे में अगर हम बात करें तो 6 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देयर इज 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 4n इज इक्वल टू 12 जब आप करोगे तो n की वैल्यू आएगी 3। ये सिस्टम आपका 4n रूल फॉलो करेगा। अब जब हम 10 एनिलीन के कंपैरिजन में 12 एनिलीन के बारे में बात करते हैं तो देखो आप 10 एनिलीन में नंबर ऑफ एटम कम थे तो इंटरनल रिपल्सन जो आपका था वो ज्यादा हो रहा था। जब इंटरनल हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन बात करेंगे वो ज्यादा होगी। यहाँ 12 एनिलीन में जो साइज है ना, रिंग की साइज बढ़ जाती है तो इंटरनल हाइड्रोजन के बीच जो रिपल्सन है ना, इंटरनल H के बीच का जो रिपल्शन है वो आपका क्या हो जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम आपका प्लेनर होता है। अब जब ये सिस्टम आपका प्लेनर एग्जिस्ट करेगा और ये 4n रूल फॉलो कर रहा है तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक इन नेचर होता है। दिस इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर। समझ रहे हैं? तो इसके रिस्पेक्ट में जो करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज प्लेनर बट एंटी एरोमेटिक ड्यू टू 4n पाई इलेक्ट्रॉन। आप ये ऊपर ऊपर हाइड्रोजन देख के घबरा गए क्या? बोलो भाई। सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, मतलब आप लोग देखो गलत चल रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो। आज जाके बैठ के एक बार एरोमेटिसिटी जरूर रिवाइज करिएगा। मतलब मन नहीं पा रहा है आपसे। ये क्वेश्चन आप देखिए 14 एनिलीन के रेस्पेक्ट में पूछा है। 14 एनिलीन में आपको कैरेक्टर बताना है और रीजन देखना है, किस रीजन से है, फिर करेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है, ABCD आंसर बताना है। आप सभी लोगों को कर ले जाएंगे। मैं आपको पोल दे देता हूँ, टाइम भी मैं दे देता हूँ, आप बढ़िया से कमेंट करिएगा। समय लीजिएगा, सोचिएगा, तब कमेंट करिएगा। आप लोगों को क्या लगता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको जवाब देने में कितना टाइम लगना चाहिए? क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों को कितना टाइम चाहिए? 12 एनिलीन। हाँ 12 है या 14 है? 14 है। ये जवाब दिया है कुछ लोगों ने। चलिए आइए अब हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों को काफी समय दे दिया गया, 35 सेकेंड लेफ्ट हैं। सभी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं क्वेश्चन के, सभी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं। चलिए अब अगर हम दिस इज 14 एनिलीन, 7 पाई बॉन्ड होंगे ना कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज 7 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ओके ओके। अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं, 14 एनिलीन के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो आप इंटरनल हाइड्रोजन जो है ना वो आपके इंक्रीज कर गए।
इंटरनल हाइड्रोजन जो है, इंटरनल H जो है, उनका नंबर क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। और रिंग कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिनकी वजह से इसमें क्या होता है, इंटरनल रिपल्सन, इंटरनल रिपल्सन। इंटरनल रिपल्सन जब इनके बीच में होता है ना, तो दे आर नॉन प्लानर। जब ये नॉन प्लेनर है ना, तो ये होंगे क्या, आपके नॉन एरोमेटिक होते हैं। 14 एनिलीन जो है इस फॉर्म में आपकी क्या होती है, नॉन एरोमेटिक। तो कैरेक्टर इसके पास नॉन एरोमेटिक का एग्जिस्ट करता है। रीजन क्या होता है, इट इज अ 14 पाई इलेक्ट्रॉन व्हिच फुलफिल, नहीं नॉन एरोमेटिक है तो हकल रूल के बारे में तो, मतलब नॉन प्लेनर है तो हकल रूल के बारे में तो बात करेंगे ही नहीं। द मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस फ्रॉम इंटरनल हाइड्रोजन, इसी के बेस पे तो डिसाइड किया है। इट इज इजिली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक नहीं होता तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए नहीं जाएगा, एडिशन रिएक्शन के जाएगा। एक्सरे स्टडीज कंफर्म डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई सिस्टम, नहीं यहाँ पाई सिस्टम का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होता, बिकॉज सिस्टम नॉन प्लेनर होता है। जो 14 एनिलीन है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ से आपका बी होगा, यहाँ से आपका क्यू होगा। तो यहाँ जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो ये वाला होगा। अब इसका सही जवाब कितने लोगों ने दिया है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें कितने, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। सब ने कब कमेंट किया है कि ये एरोमेटिक होता है और इट इज एट 14 पाई इलेक्ट्रॉन विच फुलफिल 4n+2 पाई रूल। सही चल रहा है, ये भी गलत जवाब दिया है आप लोगों ने। बताइए कैसे काम चलेगा भाई, ये भी आप लोग नहीं पढ़े हैं। चलिए आइए अगला बनाइए। अच्छा अब इसे देखिएगा बहुत ध्यान से, ये भी 14 एनिलीन है और इसके रिस्पेक्ट में आप क्वेश्चंस बहुत बढ़िया से मतलब कमेंट करिएगा, बहुत सोच समझ के। डिहाइड्रो 14 एनिलीन, देख लिया क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से, फिर मैं आपको पोल का ऑप्शंस देता हूं, आप वहां पे कमेंट करिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ना, ए बी सी एज वेल एज डी। लीजिए आप 2 मिनट लेना चाहते हैं इसको सोचने के लिए तो सोचिए। वीकली कंप्लीटली की जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर पे बात करते हैं, नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो नॉन एरोमेटिक होता है। बताइएगा, इधर सेलेक्ट करिएगा पोल, बहुत सोच समझ के करिएगा। डिहाइड्रो 14 एन्युलाइंस, एन्युलाइंस है मेनली, यहाँ पे तो एक डबल बॉन्ड आ गया तो इसे हम एन्युलाइंस बोलते हैं। ये भी 14 ही है। लोअर टेम्परेचर पे आप लेके जाओगे तो फ्रीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो प्लेनर फॉर्म में फ्रीज हो जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर फॉर्म में फ्रीज हो जाते हैं। तो जो प्लेनर फॉर्म में फ्रीज होते हैं उनके एरोमेटिक में एग्जिस्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हायर पे जब भी आप लेके जाओगे तो जनरली हम वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ाते हैं, तो नॉन प्लेनर होने के चांसेस जनरली उसके बढ़ जाते हैं। इसका जवाब दीजिएगा श्रीपूजन, अनु, आयशा, प्रिया एंड इकरा।
हाँ, कितने लोगों ने सही जवाब दिया? ओके, चलें। Which of the following correctly describe the property and reason for the aromatic character of dihydro-14 annualines? देखो, इसमें जब हम बात करते हैं, ये है बना कहाँ से? आपको 14 एन्युलिन से ही बना है। जो 14 एन्युलिन में 2 हाइड्रोजन थे ना इन पोजीशंस पे, वहां के हाइड्रोजन हमने निकाल दिया। तो जब हम 14 एन्युलिन से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, 14 एन्युलिन आपने लिया, ठीक है, 14 एन्युलिन से आपने क्या किया, 2 हाइड्रोजन निकाल दिया। तो यहाँ पे जो इंटरनल रिपल्सन है ना, इंटरनल रिपल्सन, वो आपका क्या हो जाता है, वो ड्रॉप कर जाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो 1 पाई बॉन्ड ये, 1 ये 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 पूरे आपके टोटल 7 पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब दैट इज अ 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसे जब आप रखोगे 4n + 2 इज इक्वल टू व्हाट, 14। तो 4n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 12, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो ये 4n + 2 रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, और प्लेनर है तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक इन नेचर हो जाएगा। हमने 14 एनिलीन को ना एन्युलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करके एरोमेटिक बना दिया। तो ये होता क्या है, एरोमेटिक होता है। क्यों एरोमेटिक हो जाता है, क्योंकि जब आप 14 एनिलीन से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो ना, रिमूवल ऑफ 2 इंटरफेयरिंग हाइड्रोजन अलाउ प्लानैरिटी एंड डीलोकेलाइजेशन, ये इसके पीछे का कारण होता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो ए एंड पी होगा। अब बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने सही सिलेक्ट किया था आंसर? 3 लोगों ने जवाब दिया था बस खाली, और उन्होंने सही जवाब दिया था। बहुत अच्छे, अगला बनाइएगा। पीवाईक्यूज तो आप लोगों ने लगाया होगा ना, इस कंपाउंड के बारे में बताइएगा। Which of the following statement is correct regarding the compound shown? ठीक है, इसके बारे में भी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। कमेंट, कमेंट फास्ट। एरोमेटिक होता है या नॉन एरोमेटिक? या एंटी एरोमेटिक, क्या होता है? शिवपूजन, अनु, आयशा, प्रिया एंड इकरा। अनु, आपने किसको बोल दिया बेचारे बच्चे को कि क्रैश कोर्स के जो पुराने ही क्वेश्चन है वही है? ये पुराने हैं, नए तो जब टाइम आएगा तब ना करवाया जाएगा। बताओ, बेचारा बच्चा परेशान था। हा? आप अपने क्लास ले रहे हो, दूसरों को बहका दे रहे हो। बताइए, देखिए ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है। इसमें अगर हम बात करें ना तो बाईपास कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, जैसा आपने इस वाले पे देखा था। जो ब्रिज सिस्टम यहाँ पे जो हमने देखा था ना, वैसा ही यहाँ पे भी है पूरा। तो अगर हम बात करें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 पाई बॉन्ड है।
7 पाई बॉन्ड है, दैट इज अ 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 रूल फॉलो करेगा। सिस्टम जो होगा ये आपका क्या होगा, प्लानर होगा। तो ये क्या होगा, दैट इज एरोमेटिक इन नेचर। क्या होगा, एरोमेटिक। इट इज एरोमेटिक ड्यू टू फुल डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओवर ऑल 3 रिंग। ये बात इसके लिए भी उचित है। पहचानते जाइएगा आप लोग इन सभी सवालों को। तो सही जवाब कितने लोगों ने दिया है, कमेंट कितने लोगों ने किया? अब आप याद करिए किसको बोला था आपने, ठीक है। तो 3 लोगों ने कमेंट में पार्टिसिपेट किया और सही जवाब दिया, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग इनको और पहचानिएगा। ट्रांस 1516 डाई मिथाइल डाई हाइड्रोपायरिन, इसे आप लोगों को पहचानना है और बताना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिएगा और बताइएगा फटाफट कि सही आंसर क्या होगा। कमेंट किया करिए, सही किया करिए या गलत किया करिए, बट किया करिए। जब गलती करोगे तभी सही सीख पाओगे आप लोग। कमेंट जरूर किया करिए। ट्रांस है, वो ट्रांस है, सिस नहीं, ट्रांस है, इसलिए लिख दिया है। इसको ऐसे आप बेलो द प्लेन कर दीजिए, दिस इज ट्रांस। किसी एक देखो आप, ये बिल्कुल आपका जैसे हमारा 14 एनिलीन था ना, वही है। अगर आप देखोगे तो हमने क्या कर दिया, इसे ऐड कर दिया, जोड़ दिया आपस में। ये बीच में 2 एरोमेटिक मतलब 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये अगर आपका हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी फुलफिल कर रहा होगा, जैसे अगर हम कितने पाई बॉन्ड देख रहे हैं कॉन्जुगेशन में है, तो टोटल अगर आप देखोगे तो देयर इज 7 बॉन्ड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन अ कॉन्जुगेशन। टोटल आपके कितने हैं, 7। तो दिस इज एन 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 4n+2 रूल फॉलो करेगा। और जब आपने बाइंड कर दिया ना, तो ये मिथाइल एंटी है sp3 पोजीशंस पे। सिस्टम आपका क्या होता है, प्लेनर होता है। और ये आपका क्या एग्जिस्ट करता है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में भी अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए ज्यादा सुटेबल वर्ड कौन सा है, होमो एरोमेटिसिटी। होमो एरोमेटिसिटी का जब कभी भी आपने जब पढ़ा होगा तो वहां पे इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो अगर बात करें तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये प्लेनर है और हकल रूल को सेटिस्फाई करता है कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या है, प्लेनर है और हकल रूल को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। आइए, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए एंड पी।
हाँ बताइए। सर यह क्रैग रूल फॉलो क्यों नहीं करेगा सर? क्रैक से देखने की मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो इसको उसी से कर दे रहा हूँ। बेंजोएट सिस्टम है तो ये मैं इसको उसी से कर दे रहा हूँ ना, क्या कहते हैं, हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी से ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्रैग रूल से जब सर हो डबल सकता है? जब हाँ बिल्कुल, आप उससे भी कर सकते हो। जब डबल बॉन्ड आप यहाँ पे बीच में रख देते ना, तो जब डबल बॉन्ड हम जहाँ पे CH3 वहाँ पे अगर डबल बॉन्ड रख दें तो उसको भी हम हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी से सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ उस डबल बॉन्ड को हम नॉन हकल बॉन्ड मान लेते हैं, मतलब उन्हें हम कॉन्जुगेशन में कैलकुलेट नहीं करते हैं। बाकी आप इसे क्रैक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट बनाइएगा आप लोग। इसे पकड़िएगा। इसके रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? 16 एन्युलिन के रेस्पेक्ट में। पढ़ लिया आप लोगों ने? अगर आप सिस बना लोगे ना तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। यस, तब उसके नॉन प्लेनर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिक्सटीन एनिलीन। बना दिया आप लोगों ने? अब देखिए, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उचित बात क्या हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चले, ये 16 एनिलीन में अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई बॉन्ड है। 8 पाई बॉन्ड का मतलब 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये 4n इज इक्वल टू 16 आप करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ये 4n रूल ऑफ एरोमेटिसिटी फॉलो करेगा, 4n रूल फॉलोज करेगा। ठीक है, 4n रूल फॉलो करेगा। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं रिंग की साइज के बारे में ना, तो रिंग की जो साइज है, रिंग की साइज जो है वो इंक्रीज कर गई। तो जो इंटरनल हाइड्रोजन आपके हैं, ये जो आपके इंटरनल हाइड्रोजन है, इंटरनल हाइड्रोजन के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर गई। तो डिस्टेंस जो आपकी है इंटरनल हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। तो जो रिपल्सन है वो आपका क्या हो गया? वो डिक्रीज कर गया। ये सिस्टम आपका क्या हो जाता है? प्लेनर हो जाता है। और क्या फॉलो कर रहा है? 4n रूल फॉलो कर रहा है। तो ये आपका हो क्या जाता है? एंटी एरोमेटिक इन नेचर।
ये 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, फॉलो फॉरेन रूल मेकिंग इट एंटी एरोमेटिक इन नेचर, जब हम 16 एनिलीन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आप कमेंट करिएगा इसके बारे में। ये आप बताइएगा, यहाँ दो लिथियम मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पी के बारे में आपको बताना है। तो फटाफट आप सभी लोग सोच लीजिए पहले कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, फिर उसके बाद बताइए क्या। ये गेट का क्वेश्चन है ना, कहाँ नहीं, ये CSIR में है, गेट में नहीं होगा। कहाँ तो इधर नहीं होगा भाई, कंफर्मेशनल में होगा। अब कंफर्मेशनल स्टार्ट हो गया। ये पढ़ लिया आप लोगों ने। डी भी हो सकता है, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका कौन सा है जो उसकी प्रॉपर्टी को भी बता दे रहा है। सेलेक्ट करिएगा ऑप्शन। पी के बारे में पूछे हैं। इसमें तो सारी बतिये गलत हो जाएगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो 2 4 6 8 10 12 14 16। इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए, वहां पे गलती हो गई। देखिए, दो लिथियम मेटल के बारे में बात करें तो ये डाई एनायन बन जाएगा। इसमें ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं आपके 16, 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये फॉलो करेगा 4n+2 रूल ना, जहाँ पे 4n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, इसके लिए ज़्यादा सही, हालांकि यहाँ पे करेक्शन है। इसमें जब हम बात करेंगे तो एरोमेटिक डायनाइन विद 18 पाई इलेक्ट्रॉन, नॉट 14। 18 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये आपका क्या है, एरोमेटिक है। तब करेक्ट ऑप्शन ये होगा। आप लोग वैसे करेक्ट मार रहे थे। लिथियम आयन इसके ऊपर डाल दे रहे हैं। सिंथेसिस से रिलेटेड सवाल भी पूछा गया है, आपको मेटल के रिस्पेक्ट में जो चीजें हैं वो सब की सब पता होनी चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट बनाइए आप लोग। Which of the following statement are correct regarding 18 aniline and its centrally locked derivative? 18 aniline है और centrally locked derivative है। 18 aniline is nearly planar and aromatic with minimal steric hindrance. 18 aniline follow Huckel rule with 18 pi electron, central locking
इसमें भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही है। आर है ना, central locking improve pi electron delocalization and aromaticity. Resonance energy of 18 aniline is comparable to that of benzene. ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनकी आप गहन स्टडी करिए और आप क्या जानते हैं 18 एनिलीन के बारे में वो आप बताइएगा, ठीक है। सोचिए इसके बारे में और उसके बाद तत्पश्चात आप सभी लोग कमेंट करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग 18 एनुलिन एंड इट्स सेंट्रली लॉक्ड एलिमेंट। आर है यहाँ पे, MSQ है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है। अब एक से ज्यादा आंसर करेक्ट होंगे भाई, इसमें ABCD काम नहीं करेगा। हाँ वो वाले स्टेटमेंट बनाने चाहिए थे। आप कमेंट करिएगा कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। आयशा ऑल आर करेक्ट, प्रिया सभी सही है, डी वाले में थोड़ा सा संदेह है। डी वाला क्या है कि एक्सपेरिमेंटल डेटा है, अगर आपने नहीं देखा है तो संदेह तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आज के बाद नहीं रहना चाहिए। तो क्लास के बाद आपके अंदर कोई संदेह नहीं रहना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। देखो आप 18 एनिलीन के बारे में बात करें तो रिंग कैविटी लार्ज है, रिंग कैविटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो इंटरनल जो आपके H हैं उनके बीच का जो रिपल्सन है वो डिक्रीज करेगा, तो प्लेनैरिटी या प्लेनर होने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। अब 18 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, 4n+2 रूल होगा क्या, एरोमेटिक। जब हमने क्या किया, इन सबको आपस में जोड़ के ये बना दिया, लॉक्ड कन्फर्मेशन बना दिया, तो इंटरनल हाइड्रोजन की वजह से जो रिपल्सन था वो डिक्रीज कर गया, मतलब इन लॉक्ड कन्फर्मेशन। लॉक्ड कन्फर्मेशन में अगर हम बात करें तो क्या हुआ कि इंटरनल H जो आपके थे, इंटरनल H की वजह से जो रिपल्सन आपका था वो आपका क्या हो गया, वो डिक्रीज कर गया। तो जाहिर सी बात प्रीवियस वन के कंपैरिजन में इसमें जो डीलोकलाइजेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, या रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, या एरोमेटिक कैरेक्टर जो है या एरोमेटिसिटी जो रिलेटिवली है वो इंक्रीज कर जाएगी। दोनों के दोनों एरोमेटिक हैं। तो 18 एनिलीन इज नियरली प्लेनर ड्यू टू लेस इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्सन विद मिनिमल स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बात सही है। 18 एनिलीन फॉलो हकल रूल विद 18 पाई इलेक्ट्रॉन, हकल का 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है 18 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। सेंट्रल लॉकिंग इंप्रूव पाई डिलोकलाइजेशन एंड एरोमेटिसिटी। और जो रेजोनेंस एनर्जी आपकी 18 एनिलीन की होती है वो आपकी 37 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास होती है, जो बेंजीन रिंग के इक्विवेलेंट होती है। तो ये बात भी सही है, ये सभी की सभी बातें सही हैं। तो आगे से आप ध्यान रखिएगा कि 18 एनिलीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो बेंजीन के कंपैरेबल होती है, बेंजीन के आसपास ही लाई करती है। तो ये जो आपके सब के सब स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं इसके रेस्पेक्ट में, 18 एनिलीन के रेस्पेक्ट में। 18 एनिलीन से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे हम किसी भी रेस्पेक्ट में बात करें। जैसे देखो आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएंगे ना स्टेटमेंट वाइज, तो वो ज्यादातर आपको कैसे पूछे जाएंगे,
मतलब 4 मार्क्स में ही ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ बताइए। सर जो 16 एनुलिन एनुलिन है सर वहां पे लेकर जाइए स्लाइड जरा। हम्म। सर एक स्लाइड और पीछे, एक से पहले वाली। सर ए सर एंटी एरोमेटिक होगा सर। हाँ। सर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ना सर, तो नॉन प्लेयर नहीं हो सकता है सर। कौन? यही सर, यही फ्लेक्सिबिलिटी है तो सर नॉन प्लेयर प्लेयर हो सकता है ना सर इसमें। वो जो नॉन प्लेनैरिटी की बात करते हैं ना, टेम्परेचर डिपेंडेंसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। जब नॉर्मली जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये प्लेनर आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब आपको टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर पूछा जाएगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी के रेस्पेक्ट में आप बात करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर नॉर्मली आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसे प्लेनर मान के एंटी एरोमेटिक ही इसका जवाब देंगे, ठीक है। ओके सर। एनिलीन्स। ये बनाइएगा क्वेश्चन आप। अब 18 एनिलीन की 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है। Which of the following statement are correct? ये भी MSQ ही है। इंटरनल हाइड्रोजन, एक्सटर्नल हाइड्रोजन, कितने NMR सिग्नल मिलते हैं, वैल्यूज क्या होती है। ABCD 5 ऑप्शन है इसमें। बताइएगा, कमेंट करिएगा आप लोग। कमेंट एवरीवन। ABC, ABCE, ABC, ABCE। एक क्वेश्चन इसके रेस्पेक्ट में और है। आपने ये वाला देख लिया ना, सेम कॉन्सेप्ट यही है, स्टेटमेंट अलग है। ये भी आप बना दो 18 एनिलीन के लिए। द लार्ज, मतलब इसमें भी आपको बता देना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट 18 एनिलीन के रेस्पेक्ट में सही है रिगार्डिंग द एरोमेटिसिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ 18 एनिलीन। इसमें भी आप कमेंट कर दीजिए कि कौन सा सही है, फिर एक्सप्लेनेशन पे आते हैं।
बताइएगा। इसमें बताइएगा, कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट अलग अलग हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कर ले जाओगे। चले हम सोल्यूशन करते हैं। अब पहली चीज तो आपको 18 एनिलीन की जो 1H NMR प्रॉपर्टीज है उसके बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान मतलब क्या होना चाहिए आपको? जैसे हम 18 एनिलीन के बारे में बात करते हैं तो ये एरोमेटिक इन नेचर है। यहाँ पे देखिए दो तरह के हाइड्रोजन है, ये इंटरनल हाइड्रोजन है और बाकी जो हाइड्रोजन है दे आर एक्सटर्नल हाइड्रोजन। इंटरनल हाइड्रोजन क्या होते हैं? हाईली शील्डेड होते हैं और एक्सटर्नल हाइड्रोजन आपके क्या होते हैं? हाईली डीशील्डेड होते हैं। जितने भी इंटरनल हाइड्रोजन हैं आपके 1 2 3 4 5 और जितने भी आपके एक्सटर्नल हाइड्रोजन है इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। मतलब एक सिग्नल हमें एक्सटर्नल का मिलता है, एक सिग्नल हमें इंटरनल का मिलता है। इंटरनल शील्डेड होता है, एक्सटर्नल डीशील्डेड होता है। तो जब हम 18 एनिलीन के बारे में बात करते हैं, जैसे -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दो सिग्नल ऑब्जर्व होते हैं। दो तरह के प्रोटॉन हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल जो आपका है, इंटरनल हाइड्रोजन शील्डेड होता है, दैट इज -2.9 ppm, क्योंकि इनसाइड द कैविटी लाई कर रहा है, देयर इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक्सटर्नल के बारे में बात करें तो डायामैग्नेटिक रिंग करंट की वजह से आपका क्या होता है? डीशील्डेड होता है, जिसकी वैल्यू 9.25 ppm पे आती है। या एक्सटीरियर हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। एक सिग्नल ऑफ 5.4 ppm, ये जो सिग्नल आपको मिल रहा है इन दोनों के मिड में मिल रहा है, डीशील्डेड रीजन में मिल रहा है, ऐसा कोई भी सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात गलत है। The chemical shift confirm the presence of aromatic ring current. Exactly, जो हमें chemical shift वैल्यू मिल रही है ना 9.25 ppm पे एक्सटर्नल हाइड्रोजन का, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, जिसकी एक्सपेक्टेशन जब हम बात करते हैं 2 to 3 या 4 ppm के आसपास करते हैं ना, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल मतलब डायमैग्नेटिक रिंग करंट की वजह से, जब आप बेंजीन में भी देखोगे तो इनकी जो वैल्यूज होती है हाइड्रोजन की वो 6 या 7 के आसपास होती है, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि sp2 से तो अटैच्ड है, लेकिन sp2 रीजन में इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू नहीं लाई कर रही है। इनकी जो वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की वो हाई लाई कर रही है, किसकी वजह से? डायमैग्नेटिक रिंग करंट की वजह से। तो जो ये केमिकल शिफ्ट वैल्यू है ये इस बात को प्रमाणित करती है कि यह डायमैग्नेटिक केमिकल शिफ्ट में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बातें सही हैं वो आपकी ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और ई भी सही है। ये सारी की सारी बातें इस कंपाउंड के लिए सही है। अब अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया है, ये बनाना आपके लिए आसान है। लार्ज नेगेटिव केमिकल शिफ्ट ऑफ इंटीरियर हाइड्रोजन इंडिकेट एरोमेटिक रिंग, क्या ये बात सही है? अब ये जनरली हमारा इंडिकेट नहीं करता है, एरोमेटिक रिंग को जनरली ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये जो वैल्यूज आपकी इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो दो जोन होते हैं ना, जो इंटरनल आएगा वो शील्डेड होगा, जो एक्सटर्नल आएगा डीशील्डेड होगा। ये इंडिकेट करता है। जब अब आप इंटरनल हाइड्रोजन की बात करोगे तो वो शील्डेड होगा, जो पैरेलल और परपेंडिकुलर दो चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो ये भी आपका क्या करता है? रिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा क्या कह रहे हैं? द ऑब्जर्व बॉन्ड लेंथ आर वेरी क्लोज टू बेंजीन इंडिकेटिंग डीलोकलाइजेशन। एग्जैक्टली,
जो बॉन्ड लेंथ आपकी मिलती है, अभी हमने कहा कि बेंजीन के कंपैरेबल होती है इसकी क्या, रेजोनेंस एनर्जी। तो ये बात भी सही है, जो बॉन्ड लेंथ इसमें मिल रही है ना, वो बेंजीन के कंपैरेबल ही मिलती है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बेंजीन में होता है। The presence of two distinct 1H NMR signal at low temperature shows lack of symmetry and absence of aromaticity। नहीं, ये बात गलत है, ये पहले ही प्रूव कर लिया आपने। 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रैपिड हाइड्रोजन एक्सचेंज ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इंटरनल हाइड्रोजन और एक्सटर्नल हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट एक जैसा हो जाए या दोनों आपस में एक्सचेंज करें। वैसे भी कार्बन का प्रोटॉन आपस में एक्सचेंज नहीं करता। 1H NMR में जब हम बात करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन हेटेरोएटम्स के प्रोटॉन के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट आपके सही है वो ए और बी सही है। ये आपका देखो 18 एनिलीन से रिलेटेड सवाल है, अगर आप देखोगे तो ये पूछ चुका है आपसे। हो सकता है आगे चल के आपको ऐसे ही कुछ घुमा फिरा के सवाल आपसे पूछे, तो अगर आप जानते रहेंगे तो आप बना ले जाएंगे, अगर आप नहीं जानेंगे तो नहीं बना पाएंगे। अब आप लोग बेंजीन रिंग और पिरिडीन, फ्यूरॉन, थायोफीन, पाइरॉल, इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। 10+2 से यहाँ पे बता दीजिए कि इनके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट चारों के रिस्पेक्ट में सही है, ठीक है। बढ़िया से आप पढ़िए और उसके बाद आप कमेंट कर दीजिए। बना लो जाओगे। बनाओ आप, सोचो सोचो। एरोमेटिसिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं। रेजोनेंस एनर्जी, benzene has the highest resonance energy and it is most aromatic. Pyridine has lower resonance energy than pyrrole. Furan has the least resonance energy and is the least aromatic among the given compound, जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। Pyrrole is aromatic but less stable than thiophenes। चार कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया हमने, बेंजीन, पिरिडीन, पाइरॉल, थायोफीन एंड फ्यूरॉन, ठीक है। चार कंपाउंड के बारे में बात किया। देखो, आप चार लोगों के बारे में बात कर रहे हो। एक तो आप बेंजीन के बारे में बात कर रहे हो, फिर आप पिरिडीन के बारे में बात कर रहे हो, आप थायोफीन के बारे में बात कर रहे हो, आप पाइरॉल के बारे में बात कर रहे हो, आप फ्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हो। इनकी रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो होती है दैट इज 36
इसकी होती है 31, इसकी 36 होती है, इसकी 31 होती है। और जब हम लोग बात करते हैं किसकी, थायोफीन, पाइरॉल और फ्यूरॉन, तो इनकी रेजोनेंस एनर्जी पिरिडीन से भी कम होती है, लेकिन उसमें भी थायोफीन की जो होती है वो ज़्यादा होती है। थायोफीन की होती है 29 और आपका इसकी होती है 21। हाँ, इसकी जो होती है 29, इसकी होती है 21 के आसपास किलो जूल पर मोल, और ये 16 किलो जूल पर मोल। ऐसा क्यों होता है, रेजोनेंस एनर्जी इनकी अलग अलग क्यों है? देखिए, जब आप हेट्रो एटम को इंक्लूड कर रहे हो ना, तो हेट्रो एटम को जैसे ही हम इंक्लूड करते हैं तो जनरली अगर आप देखोगे तो इनके जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 के बीच में लाई कर रहे होंगे। मतलब एक टाइम ऐसा भी होगा जब मॉलिक्यूल आपका प्लेनर नॉन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, जबकि यहाँ सभी एटम के हाइब्रिडाइजेशन sp2 हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्यों होता है? यहाँ पे सबकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बराबर है, तो हर एक सेंटर पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है वो इक्वल पाई जाती है। बट यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन जब आप लगा देते हो तो इनसे जुड़े हुए जो बॉन्ड है उनका रेट ऑफ डिलोकलाइजेशन इनके कंपैरिजन में जो सेपरेट बॉन्ड है रिलेटिवली घट जाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज़्यादा। इस वजह से इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है पेरिडीन की इसके कंपैरिजन में ड्रॉप कर जाती है। अब जब इन लोगों में बात करें तो यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी है, इनके पास sp3 sp2 दोनों का कैरेक्टर अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी, तो इनके कंपैरिजन में रिलेटिवली नॉन प्लेनर हो जाते हैं ये, तो इस वजह से इनकी घट जाती है इन दोनों के तुलना में। अब इन तीनों में अगर हम लोग बात करें तो अगर हम कॉन्जुगेशन के रेस्पेक्ट में डिस्कशन करने जाएंगे तो आप कहोगे कि यहाँ 2p है, यहाँ 2p है, बट यहाँ पे क्या है आपका 3p है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो आप कहोगे कि ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कॉन्जुगेशन में फास्ट पार्टिसिपेट करेगा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कॉन्जुगेशन में स्लो पार्टिसिपेट करेगा, उसके बाद ये वाला पार्टिसिपेट करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इस चीज को एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन जब हम इनकी एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज अ डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसकी साइज बड़ी होती है। साइज बड़ी होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को एंगल चेंज करने में आसानी होती है, ठीक है, आसानी से एंगल को चेंज करके डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। अब जब डीलोकलाइजेशन इसका बेटर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, जब डीलोकलाइजेशन आपका बेटर होगा तो ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 2p 3p की वजह से, अगर हम बात करें 2p 3p ओवरलैपिंग अगर पुअर होगी तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना, वो एनर्जी रिलीज हो जाती है इसके डी ऑर्बिटल की साइज की वजह से और एंगल चेंज करने की कैपेसिटी की वजह से। साथ ही साथ एक फैक्टर और काम करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा ऐसे सिस्टम में, आप समझिएगा दैट इज एक फैक्टर और जो है इसकी एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करता है। जैसे डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा ना, जब डीलोकलाइजेशन होगा तो देयर इज अ जनरेशन ऑफ डेल पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो रहा होगा। अब जब जिसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के बेस पे भी कंपैरिजन करते हैं हम इसको, डाइपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में भी कंपैरिजन। जनरली सल्फर के ऊपर ये चार्ज बियर करने की कैपेसिटी इन लोगों से कहीं ज्यादा है, इस वजह से सल्फर की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है इन दोनों से ज्यादा होती है। इन दोनों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो देखो सब कुछ बराबर है, यहाँ एंगल के रेस्पेक्ट में भी बहुत बड़ा चेंज नहीं मिलता, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो कंजुगेशन में स्लो पार्टिसिपेट करेगा, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ड्रॉप कर जाती है। इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है अनइक्वल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन सबका कंपैरिजन अगर करना है तो हाइब्रिडाइजेशन वेरिएशन है, इनके पास नॉन प्लेनर एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसलिए ये दोनों जीत जाएंगे। इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करना है तो सल्फर के पास डी ऑर्बिटल है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सल्फर की साइज बड़ी है, जो क्या करेगा डीलोकलाइजेशन में फास्ट पार्टिसिपेट करेगा, जबकि ओवरलैपिंग पुअर हो रही होगी। लेकिन ओवरलैपिंग अगर पुअर हो रही है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, जो इसके डी ऑर्बिटल
इसके ऊपर जनरेट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, इसके एंगल चेंज करने की कैपेसिटी इस प्रोसेस को कंपनसेट कर देती है, इस वजह से इसकी रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाती है। जब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस हम देखते हैं। बस इसी चीज के रेस्पेक्ट में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जो रेजोनेंस एनर्जी है वो इसकी ज्यादा होती है। तो बेंजीन हैज द हाईएस्ट रेजोनेंस एनर्जी एंड इज मोस्ट एरोमेटिक। pyridine has lower resonance energy than pyrrole, नहीं। फ्यूरॉन has the least resonance energy and is least aromatic among the compound, जो भी कंपाउंड आपके हैं। पायरॉल इज एरोमेटिक बट लेस स्टेबल देन थायोफिन, ये बात भी सही है। तो ए भी सही है, सी भी सही, ए भी सही है, ए सही है। फ्यूरॉन इज द लीस्ट, हाँ ये सही है भाई, ए सही है, सी सही है और डी सही है, ए सी डी। ये जो है पूरा आपका क्या है इसके रेस्पेक्ट में सही है। क्लियर है? ए कमेंट करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। देखो आप पीवाईक्यू करना, नोट्स करना और ये क्वेश्चन बस कर ले जाना, इससे ज्यादा आप एरोमेटिसिटी के लिए कुछ मत भटकना, और पीवाईक्यू जरूर करना। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो जरूर करना। आपके पास जो भी नोट्स होगा वो आप जरूर पढ़ना, और इस कंपाउंड के बारे में बता दो। इन द गिवन कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग bound to cyclobutadiene, the oxidation state of iron, the cyclobutadiene ring का नेचर क्या है, ठीक है, ये आप सभी लोगों को बताना है। बताइएगा। हो जाएगा? अब मैं आपको पोल देता हूं। अब आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। अब आप ले लीजिए पोल। पढ़ लिया सबने? कौन सी बातें इसके रिस्पेक्ट में सही हैं? हो गया? बन गया। लास्ट 5 सेकेंड लेफ्ट, 2 1, टाइम ओवर। ज्यादातर लोगों ने बी कमेंट किया है, बी ऑप्शन। साइक्लोब्यूटाडाइन है ना। आप साइक्लोब्यूटाडाइन के बारे में क्या क्या जानते हैं? आप लोग साइक्लोब्यूटाडाइन के बारे में क्या क्या जानते हैं? जितनी भी चीजें जानते हैं सब पढ़ लेना। कि 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रेक्टेंगल और ये पढ़ना। साइक्लोब्यूटाडाइन डाइमराइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। डाइमराइजेशन को हम किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं ये पढ़ना है आप, ठीक है। और साइक्लोब्यूटाडाइन पे कुछ सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे स्क्वेरिक एसिड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो सारे एग्जाम्पल देख लेना। बाकी साइक्लोब्यूटाडाइन की जो मेटल के साथ बाइंडिंग एबिलिटी है उसके रेस्पेक्ट में भी देख लेना। यहाँ पे अगर हम लोग हेप्टासिटी के बारे में बात करें तो ईटा 4 हेप्टासिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है,
अब देखिए इसमें होता क्या है, मेटल के डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करके आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डाई अनायन। अब ये क्या है, डाई अनायन। अब हम अगर बात करें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। जब साइक्लोब्यूटाडाइन के बारे में बात करेंगे, देखो फ्री स्टेट में जब हम बात करते हैं तो ये एंटी एरोमेटिक होता है। क्या होता है, दैट इज एंटी एरोमेटिक। तो ये डाइमराइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है, ये फ्री स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। ये 2+2 रिएक्शन देके डाइमराइजेशन में पार्टिसिपेट करके जनरली आपका क्या बनाता है, ऐसा डाइमर का फॉर्मेशन करता है। ये डाइमरिक फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करता है। डाइमरिक फॉर्म में जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो जैसे आपको इलेक्ट्रॉन रिच मेटल डाल दो, जैसे हमने यही डाल दिया, तो इसके साथ बाइंडिंग कर लेता है। तो मेटल हो सकता है, आप मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो हो सकता है मेटल जो है इसके साथ बाइंडिंग कर लेगा। बाइंडिंग ईटा 4 हेप्टेसिटी में करेगा। ड्राइविंग फोर्स क्या है कि अगर मेटल सॉफ्ट इन नेचर है तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से रिंग एरोमेटिक इन नेचर होगी। अब जब आप यहाँ पे बात करोगे ना, तो मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन मेटल के डी ऑर्बिटल से चले गए, तो मेटल इसके रेस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज हो गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया, और ये रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक। आप फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर भी आप लोगों ने सीखा होगा जब आप ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ये कटायन और डाई एनायन दोनों फॉर्म में स्टेबल होता है, डाई कटायन, डाई एनायन। बट लिगेंड की तरह बिहेव किसमें करेगा, डाई एनायन फॉर्म में। बोथ आर एरोमेटिक इन नेचर। आपने ये सारे एग्जांपल किए होंगे, वो सारे एग्जांपल मैं जानबूझ के नहीं लेके आया क्योंकि ये तो आप लोग बहुत सॉल्व कर रखे हो। तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा सा कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो आपने नहीं सॉल्व किया है, नहीं तो आप लोग कहोगे वही पढ़ा रहे हैं जो पढ़ाए थे। तो देखो क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, +2 है। साइक्लोब्यूटाडाइन रिंग जब इसके साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, रिंग एरोमेटिक इन नेचर हो जाती है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अ बी। बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और आपके पास जो अवेलेबल नोट्स होगा उसमें जो भी आपको साइक्लोब्यूटाडाइन के रेस्पेक्ट में पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा। मैं एक शॉर्ट नोट्स भी इसमें अपलोड करवाऊंगा, वो शॉर्ट नोट्स भी आप जरूर देखिएगा, तो बहुत काम का रहेगा आप सभी लोगों के लिए। एक बार आप उससे भी रूबरू हो लीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा। हाँ बताइए। अरे बताइए भाई, आवाज जा रही है ना। ये अगला क्वेश्चन बनाइए, ये कुछ नहीं बताएंगे, आप अगला बनाइए। अब ये आप लोगों ने किया होगा। अपॉन रिएक्शन ऑफ द गिवन कंपाउंड, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, द रिजल्टिंग इंटरमीडिएट एक्स इज क्लासिफाइड एज। ये तो धाए से आपको कमेंट कर देना चाहिए। हो जाएगा। पोल में सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यस। देखो आप इन सब के बारे में बात करें तो दे आर एसिड। यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं ये सब एसिड हैं। दिस इज एन स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आएगा, यहाँ इंट्रैक्ट करेगा। जैसे यहाँ इंट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज्ड होगा। डीलोकलाइज्ड होके आपके पास क्या बन रहा होगा, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन, ये OH और ये CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये अगर बाहर निकल जाए तो आपके पास एक स्पीशीज बनेगी, क्या, ये वाली, प्लस
यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज OH, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बाहर निकल जा रहा है। इस कंपाउंड के बारे में बात करें ना, तो ये भी आपका क्या शो करता है, होमोएरोमैटिसिटी। होमोएरोमैटिसिटी कैसे, जैसे मैं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर इसका बना लूं, ठीक है, इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। एक sp3 कार्बन है, दैट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो 4 कार्बन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट कर दूं, प्लस चार्ज प्रेजेंट कर दूं, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। बाकी इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करे, डबल बॉन्ड। ये पूरा कॉन्जुगेशन शो करे, बाईपास कॉन्जुगेशन। एरोमेटिक इन नेचर होगा, वो भी एरोमेटिक इन नेचर क्या, sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन को बाईपास कर रहा है, तो होमो एरोमेटिक इन नेचर होगा। कैसा, ये वाला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, दिस वन, इसको पढ़ा, स्ट्रक्चर खराब बन गया ऐसा। इसके बारे में आप अच्छी तरीके से बहुत कुछ जानते ही हैं, जानते हैं कि नहीं। ये यहाँ पे एक sp3 है, इसको बाईपास करता है ना, इसका स्ट्रक्चर अलग एग्जिस्ट करता है, होमो एरोमेटिक होता है। ये सब पीवाईक्यूज में है, तो जो क्वेश्चन जनरली पीवाईक्यूज में है ना, वो सब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो आप ऑलरेडी सॉल्व है। अब ये देखो आपने कर रखा है, ये करिएगा। बनाइएगा, पहले आप बना लीजिएगा, फिर मैं आपको पोल दूंगा, फिर आप वहां पे कमेंट करिए। सिंथेसिस जितनी भी आपके पास नोटबुक वगैरह में होंगी ना, सब पढ़ के जाइएगा। सिंथेसिस से सवाल आपके आ सकते हैं, जो भी सिंथेसिस आप लोगों के पास अवेलेबल होगी उसे जरूर पढ़िएगा। बताइए, चले दे दे पोल आपको, आइए। रेडी है, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, बस खाली अब रिएक्शन करा दिए हैं हम, इसके रेस्पेक्ट में आपको कमेंट करना है। बन गया, लास्ट 5 सेकेंड। ओके, चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए 2k है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसके ऊपर आएगा अनायन, यहाँ पे बन जाएगा। इस पूरे सिस्टम के बारे में बात करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ऑलरेडी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है ही, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, देयर इज 16 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये सिस्टम है क्या आपका, प्लेनर है।
अब 16 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा रूल फॉलो करेगा, 4n इज इक्वल टू 16, n की वैल्यू क्या आएगी 4। अगर आप 4n इज इक्वल टू 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 16 करोगे आप, तो n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 14/4। ये 4n प्लस 2 रूल नहीं फॉलो करेगा, इंटीजर नहीं आ रहा है, ये 4n रूल फॉलो करेगा, होगा क्या एंटी एरोमेटिक इन नेचर। बी जो आंसर है वो आपका सही होगा, कंपाउंड आपका क्या होगा एंटी एरोमेटिक इन नेचर। दो लोग एरोमेटिक की तरफ क्यों भाग गए, नहीं जाना था। होमो कहाँ से हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन रूल ही वायलेट करने लगेगा। हाँ, एरोमेटिसिटी का रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरीके से, गलती कर रहे हैं आप लोग, जरूरत है रिवीजन की। ये सारे आप सॉल्व करके बता दीजिए। इसको क्रैग रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप नॉन हर्कल पाई बॉन्ड मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। सेलेक्ट करिएगा। फुलवीन वगैरह के बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके फुलवीन वगैरह है ना। और आपने क्वासी एरोमेटिसिटी पढ़ा होगा, ज़्यादातर क्वासी एरोमेटिसिटी से सवाल तो आते नहीं हैं, फिर भी आप एक बार जो है उसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। बाकी जो भी सिंथेसिस वगैरह से रिलेटेड जो भी आपके पास चीज़ें पड़ी होंगी उनके बारे में भी आप स्टडी अच्छे तरीके से कर लीजिए। इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। क्या ज़्यादा पढ़ो परेशान रहो, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिंथेसिस पे थोड़ा सा फोकस्ड रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे सिंथेसिस के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सिंथेसिस आपको ज़्यादा आ सकती है। और कुछ सिंथेसिस वगैरह भी रहेगी, जनरली वो मैं आपको करा भी दूँगा, करा ही रखा होगा क्लास में, तो करा ही रखा होगा, उससे काम आपका चल जाएगा, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में। ठीक है, क्या होता है ये एक्चुअल में, ये क्या होता है एक्सपेक्टेशन और एक्चुअलिटी बड़ी अलग अलग है इसके साथ। यहाँ पे क्रैग रूल आप अप्लाई करते हो ना, याद है क्रैग रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे आप क्या करते हो, क्रैग रूल अप्लाई करते हो, याद है कुछ क्रैग रूल के बारे में। क्रैग रूल अप्लाई करके आप इसका जवाब देते हो। जिसको जिसको याद है वो कमेंट करेगा। हाँ, चले आए। पोल में किसने किसने कमेंट किया है, तो वो क्या होता है ये एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो कॉन्जुगेशन में जनरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
अगर हम देखें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर हम बीच वाला जो डबल बॉन्ड है, देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, आपका अप्रोच क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप नॉन हकल पाई बॉन्ड मानते हो, जैसा कि आप मान के करते हो, तो ये आपका क्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 है। तो आपको क्या दिखेगा कि हमें अगर नॉन हकल मान के कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा होगा, ये एंटी एरोमेटिक ये दिख रहा होगा ना, क्योंकि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये फॉरेन रूल फॉलो करेगा ना, फॉरेन +2 रूल फॉलो नहीं करेगा, यही दिख रहा होगा। जब हम इसे किससे करते हैं, क्रैग रूल से करते हैं। क्रैग रूल इसको क्या बताता है, एरोमेटिक बताता है। क्रैग रूल क्या, आप C2 एक्सिस पास करते हो, लेबलिंग करते हो आप, ठीक है, अल्फा बीटा लेबलिंग करते हो और दोनों को एक्सचेंज करते हो आपस में। तो क्रैग रूल इसको आपको क्या बताता है, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, ठीक है। अब आप क्रैग रूल पढ़िएगा, ये होता क्या है, इसका नेचर एरोमेटिक इन नेचर होता है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्रैग रूल जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, एरोमेटिक इन नेचर। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, कि जो हम नॉन हकल पाई बॉन्ड मान के जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूज्ड करते हैं, ठीक है। तो देखो आप, दिस कैन बी चेंज इट्स पोजीशन, ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। कैसा, ये अगर मैं यहाँ 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 पाई बॉन्ड लगा दूं, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, तो ये मिड पोजीशन पे आपका पाई बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम कैसे मानेंगे इसे नॉन हकल। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, जनरली ये कंप्लीटली डिफाइन करता है किसको, एरोमेटिसिटी को। ये भी एरोमेटिसिटी को ही डिफाइन करता है। कुछ किताबें जो इसको नॉन एरोमेटिक भी लिखती हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जब आपसे पूछे ना तो एरोमेटिसिटी का ही रिप्लाई करिएगा कि एरोमेटिक होता है, क्रैग रूल से हम इसको सेटिस्फाइड भी कर देते हैं। एक आध क्वेश्चन और होंगे शायद। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये आप कर सकते हो नॉन हकल मान के, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन जब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा ना, नाइट्रोजन का लोन पेयर, वो स्ट्रक्चर ही बिल्कुल अलग होगा, तो हम इसे नॉन हकल मान सकते हैं। नॉन हकल का मतलब है कि जिसे हम काउंट नहीं करते, हकल रूल अप्लाई करते हुए। ये अगर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर एक अलग होगा, जबकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल है। ये क्या बताइएगा आप लोग, सभी लोग कमेंट करिएगा, जितने कलाकार हैं। इसको आप वैसे भी कर सकते हो, क्रैग रूल से भी कर सकते हो, क्रैग भी आपको वही जवाब देगा। आप इसे क्रैग से भी कर सकते हो जनरली। देखो इसमें अगर आप बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 पाई बॉन्ड, कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 है तो Fn+2 रूल फॉलो करेगा ना, ये एरोमेटिक इन नेचर होता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जैसे
आपको देखो एक बड़ा अभी यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था, फास्फोरस, यहाँ CH3 लगा दिया था। ये कंपाउंड क्या है? ये नॉन एरोमेटिक होता है। नॉन एरोमेटिक क्यों होता है? बिकॉज जब फास्फोरस के बारे में बात करते हैं ना, ये नॉन प्लेनर होता है। इसके काफी अलग अलग आइसोमर होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरीके से जैसे आप ये सारे क्वेश्चन तो कर ही ले जाओगे, ये सब PYQs ही हैं। PYQs के जितने भी दिए हैं एटलीस्ट आप उन्हें जरूर सॉल्व कर ले जाना, और आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। आप बढ़िया से PYQ सॉल्व कर ले जाओ, इतना जो मैंने आपको ये कराया है ये कर ले जाना, आपका जो नोट्स होगा वो पढ़ लेना। बस एक दिन ही पढ़ना है एरोमेटिसिटी, आज ही पढ़ के ख़त्म कर देना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये आपकी एरोमेटिसिटी की क्लास थी। यूसी की कुछ हो गई है, एक बस आयुपैक की लेंगे ऐसे ही 1.5-2 घंटे की, आयुपैक नॉमेनक्लेचर की। अब मैं कहीं से कुछ भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मतलब अब आपके क्रैश कोर्स में जरूरी नहीं कि मैं सीक्वेंस में चलूँ, कहीं से कुछ भी स्टार्ट कर सकता हूँ। जनरली मैं इम्पोर्टेंट वे पे कुछ भी स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय। और लोगों को ये मत बताइए कि पुराना वाला है, बेचारे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं आप लोगों से पूछ के। आए